हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय संबोधित कर रहे हैं पत्रकारों को और सीधे जनता को संदेश दे रहे हैं, अपनी ओर से कुछ बातें बता रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि कोरोना पर मंथन बड़ा हुआ है सरकार का। स्टेट लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी भी पहले बनाई जा चुकी थी, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार कर चुके हैं और धारा 144 पूरे प्रदेश में लगाई है। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी ओर से यहां पर बहुत सी अहम जानकारियां देने जा रहे हैं। आपको सुनवाएंगे अभी कुछ ही समय बाद कि आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संवाददाता भी वहीं पर मौजूद है। तो ये भी हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने इससे पहले कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना पर ताजा हालात बहुत ज्यादा गंभीर हरियाणा में और लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इन्हीं बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए अब चिंता भी बढ़ रही है सरकार की। जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुँचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए वहाँ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी। तो दोनों मिला करके लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था वो उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जुड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था, प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की हमसे अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 ये उन्होंने प्रबंध कर लिया है, और 1-2 दिन के बाद वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे, बाहर से आने विदेश से आते ही वो उसको चालू कर देंगे। तो ऐसे नए बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहाँ आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहाँ के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे।
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं, चाहे वो बाई एयर जाएंगे, तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स थे या फिर रीफिलिंग के भी यूनिट्स थे, जो उस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरते हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगभग 5 तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस हमने दे दिया उनको मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, बाकी भी आज शाम तक 5 या 7 और भी हो जाएंगे। तो ऐसे 10-12 सेंटर्स हैं फिलिंग स्टेशन के रूप में, वो जो काम आएंगे। हमें टैंकर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो टैंकर जितने नाइट्रोजन के लगे हुए थे अभी तक इंडस्ट्री में, उनमें से भी हमने कुछ टैंकर्स को और ले लिया है ताकि उसकी सफाई करके ऑक्सीजन के रूप में उसके बदला जा सके। बहुत जगह पर तो आज भी एसेंशियल सर्विसेज के नाते मेडिकल यानी मेडिसिन्स की प्रोडक्शन है, या और कई प्रकार के डिफेंस के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ तो निर्बाध हमको चलाना ही पड़ेगा, चलाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई अथवा नाइट्रोजन की सप्लाई अथवा और गैसेज की सप्लाई, उसको लेकर के उसका हम उपयोग करेंगे। एक सुझाव और आया है कि हम कुछ इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि सिलेंडर की कमी के नाते से हम CNG जो LPG के सिलेंडर्स हैं, इसका भी जुगाड़ कर रहे हैं कि उसके अंदर उसका जो क्या लगाते हैं वाल्व नोजल जो है उसको उस ढंग से करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई उसके माध्यम से हो सके, क्योंकि उसकी उपलब्धता हमारे पास है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इन चीज़ों का जहाँ से भी रिसोर्सफुल कोई आइडिया मिलता है उसको हम लागू कर रहे हैं। विदेश से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको कुछ ऑफर हुए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ UK से वो आने हैं, लेकिन एयरलिफ्ट होकर के आएंगे। उसमें समय कितना लगता है वो निर्भर करता है। तो ऐसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऑक्सीजन का कोटा हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक एक बात को हम आगे बढ़ा करके और इसको हम पूरा कर रहे हैं। एक विषय मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो 2 दिन पहले जब मैं रोहतक गया था, तो रोहतक में जिस प्रकार से मैं बातचीत यहाँ कर रहा हूँ, बहुत खुल करके बात करने का मेरा स्वभाव है। बहुत लाग लपेट करने का, चीज़ों को छुपाने का या भाषा को तोड़ मरोड़ बोलने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। बहुत एक जैसे गांव का आदमी बोलता है, इस तरीके से मैं अपनी बात को स्पष्ट कह देता हूँ। उसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि इस समय हमारी चिंता है एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, और उसकी जान बचेगी तभी हमको संतोष होगा। हमारे मानो किसी भी हमारी किसी लाचारी के कारण से, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो हमें बहुत दुख होता है।
तो व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, एक एक करके आगे कर रहे हैं। और मीडिया के मित्रों ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर दिए कि आंकड़े नहीं मिल रहे, डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उसमें से एक वाक्य मेरे मुंह से जरूर निकला, और वो कोई मैंने अपनी ओर से बोला ऐसा नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो चला गया है अब उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उनका जिनकी बीमारी है उनको दूर करने के लिए एक एक व्यक्ति की हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी एक दो जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है, और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख, ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिल कर के और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। हम अपने मतभेद, राजनीतिक मतभेद होंगे, इलाके के होंगे, कोई भी मतभेद होंगे, तो उनको दूर करके हम एकजुट होकर के, खास करके हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। बहुत लोग सहयोग करने की बात कह भी रहे हैं, मुझे लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमारी ओर से बताइए कोई सेवा करनी है। बहुत संस्थाओं के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत जो हमारे कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनकी ऑफर आ रही हैं। संस्थाओं में कई लोगों ने कहा कि हमको बताइए 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए हम तैयार हैं, कहाँ बनाएं। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई का सुनिश्चित होने दें, फिर हम बेड्स की व्यवस्था जितनी आपकी इच्छा होगी हम बनवा लेंगे। डॉक्टर्स की भी हमको प्रबंध करना पड़ता वो भी करेंगे। कहीं फर्स्ट एड टाइप की जो व्यवस्था है इसके लिए भी हम विचार बनाया हमने कि संस्थागत रूप से ऐसी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम देंगे। आखिर हर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति इन चीज़ों की चिंता करने वाला होगा, तो अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, कम से कम जो इस बीमारी के प्रारंभ होने की स्थिति होती है, जो बिल्कुल एक मॉडरेट या जिसको कहते हैं माइल्ड ऐसे जो प्रभाव है, उसको तुम घर में ही ठीक कर सकते हैं। सीवियर कोई इस प्रकार का पेशेंट कोई होता है, उसको ही आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने की। और अस्पताल में जिनको जाना है वो स्वयं, चाहे वो पेशेंट है चाहे परिवार के लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ जा कर के हम कई बार मन में होता है कि ये दवाई क्यों नहीं मिली, ऑक्सीजन में मैं क्यों नहीं गया। ऑक्सीजन की आवश्यकता तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, जरूर मिलेगी भी सही, लेकिन ऑक्सीजन को नापने के लिए ऑक्सीमीटर आया तो सब अपना ध्यान रखें कि अगर वो 90 से ऊपर ऑक्सीजन है तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके कारण से कोई बहुत खतरा होता है। वो 90 से नीचे गिरती है तब जा करके कठिनाई होती है, उस समय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए, या अपने ऑक्सीमीटर 10 लीटर के जो ये है हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, तो इस कंसनट्रेटर का भी अब बहुत उपलब्ध होने लग गए हैं। उसको लेकर के घर में भी हम उसका एक ऑक्सीजन के कुछ समय के लिए हम रख सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम उतना ही उपयोग करें जितनी महत्व डॉक्टर के रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं कहता हूँ, उसके बाद जिसकी आवश्यकता हो उसी का हम उपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिना चाहत के भी कोई चीज़ हम ले लें और बदले में एक ऐसा पेशेंट जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में वो हमारे हाथ से निकल जाए। मुझे एक आज ही एक मैसेज, एक ट्वीट मिला है, वो महाराष्ट्र का है कि एक बुज़ुर्ग जो हैं वो बेड पर हैं, उनको हर प्रकार की दवाई की ज़रूरत है, लेकिन उसके वहाँ बेड पर सोते हुए एक महिला आई, अपने पति को, 40 वर्ष का उनका पति, उसकी बीमारी को देख करके उनका कि इसकी जान की पहले ज़रूरत है, और वो स्वयं बेड छोड़ करके चला गया। और उसके पति को कि 40 साल की इसकी आयु है, इसको, यानी एक संवेदना है। इस प्रकार की बात को लेकर के, चाहे वो हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे हमारे राजनीतिक मित्र हों, चाहे जनता के लोग हों, हमारे कोरोना वॉरियर्स सब लगे ही हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी सब लोग उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हों, वातावरण को पॉजिटिव बनाएं।
यानी ये पॉजिटिव शब्द भी ऐसा शब्द हो गया कि जो कई जगह इसका अपमान हो गया है, कई जगह सम्मानित है। ये वातावरण को पॉजिटिव बनाना ये ठीक है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव ना हो ये उतना ही उसका ये भी अर्थ है। तो इसलिए मित्रों, आज के समय में मुझे केवल एक अपील आपके माध्यम से करनी थी कि समाज एकजुट होकर के इस बीमारी को लड़ने के लिए जहां सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोगी बन के खड़ा हो। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। सबसे बड़ी चैलेंज जो इस समय है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद बना हुआ है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई हैं, कर्फ्यूज भी इम्पोज किए गए हैं, सेक्शन 144 भी इम्पोज किया गया है। इस चुनौती पर पार पाने के लिए, कंटेन करने के लिए लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आखिर क्या मैकेनिज्म का प्रयोग जो है वो सरकार कर रही है? देखिए, कल ही हमने सब जगह निर्देश दे दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को भी, बाकी जगह भी, कि धारा 144 सब जगह लगा दें और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। केवल जहाँ कहीं हमने छूट दी है कि फंक्शन में, विवाह शादी में 30 की संख्या हो सकती है, फ्यूनरल में 20 की संख्या हो सकती है, ऐसी परमिशन ले करके, और फ्यूनरल में तो परमिशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, संख्या का वही है, लेकिन फंक्शन बाकी कोई करने हैं उसकी परमिशन ज़रूर वहाँ लें। इसके बाद 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक जगह। दूसरा, जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन का एक विषय हमने प्रारंभ किया था कि भी कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके आसपास की एक बिल्डिंग ज़्यादा, अगर ऊंची बिल्डिंग है या घर आसपास है तो 3-4 घर, उनका एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। वहाँ की मूवमेंट अगर बंद हो जाती है तो चीज़ें रुकेंगी। लेकिन अनुभव ये आया है कि कुछ एरियाज अब ऐसे हो गए हैं जिसमें हर दूसरे चौथे घर में ही कोई ना कोई पॉजिटिव निकल रहा है। तो उसके बाद हमने उस एरिया को, जहाँ 10% से ज़्यादा जिस आबादी में पॉजिटिव संख्या हो रही है, उसको मैक्रो कंटेनमेंट जोन, बड़ा यानी कंटेनमेंट जोन बनाया है। और वो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन को यानी उसको व्यवस्था, उसको संभालना, उसको मेंटेन करना वो भी कठिन है। बड़े मैक्रो कंटेनमेंट जोन हैं, वहाँ पर हमारी पुलिस भी होती है, हमारे हेल्थ के लोग भी होते हैं, संस्थाएं भी होती हैं, सब उसको देख रहे हैं और मैं समझता हूँ उसमें से कंट्रोल हो सकता है। और दुकानों का भी 6 बजे के बाद बिल्कुल हमने बंद कर दी हैं और नॉन एसेंशियल आइटम्स वो सब बंद हैं, उनके ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, घर से काम करने के लिए कह दिया है। इंडस्ट्री के लोग लगातार काम करते रहें और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन, ये जितने विषय हैं वो सब करें। आयुष मंत्रालय के लोगों से बात हुई है कि वो उसी प्रकार से जैसे पहले हमने किया था इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसी कुछ दवाएं जैसे पहले चलाई थी उसी प्रकार की घर घर बांटने का काम करें। और हर किसी का एक बिहेवियर, खाने पीने के नाते गर्म पानी पिए, दिन में मानो ठंडी चीज़ ना खाएं, जिससे ये कोरोना फैलने का, वायरस फैलने का डर ज़्यादा होता है, उस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक इस समय ये 10 और 11,000 के बीच में, अगर 11,000 और 12,000 के बीच में 2-3 दिन से संख्या यही आ रही है। तो जब 2-3 दिन में एक जगह टिका है, एक बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक ही सप्ताह में यानी 5,000 से और 10,000 हो गया था, लेकिन अब 10,000, 12,000, 10,000, 12,000 बीच में 3-4 दिन हो गए हैं। कुछ स्टेट्स में डाउनफॉल भी आना शुरू हो गया, जैसे दिल्ली है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है। 4-5 प्रदेशों में ये संख्या डाउन आनी शुरू हुई है। दिल्ली अगर डाउन आनी शुरू हुई तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत शहरों पर पड़ेगा। हमारी जो मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा सा दबाव इसलिए भी महसूस कर रही हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या होने के बाद वहाँ पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, उनका प्रेशर फरीदाबाद पर, गुड़गांव पर, सोनीपत, इवन जीटी रोड अम्बाला तक, यहाँ तक भी लोग पहुँच रहे हैं। तो इसलिए वो भी एक दबाव था। अब पेशेंट होने के बाद किसी को एकदम टाइट प्रूफ करना कि आप यहाँ के लोग यहाँ इलाज के लिए जा नहीं सकते हैं, मैं समझता हूँ ये मानवता के हित में नहीं है। हमारी इच्छा तो है कि भी स्टेट की हमारी जिम्मेवारी है तो स्टेट के लोगों को सर्वे अच्छी मिले, लेकिन बाकी सब लोग आते हैं तो उनका भी इलाज वहाँ होता है। हिमाचल से बात कर रहे हैं सर, आज जयराम ठाकुर ने भी यही कहा है कि हरियाणा पर जो दबाव पड़ रहा है, पंजाब पर जो दबाव पड़ रहा है, उसके बाद हिमाचल की तरफ लोग रुख कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बेहतर है राज्य अपना दायित्व निभाएं, उन्होंने तरीके की बात हरियाणा पंजाब के तौर पर नहीं, मैंने कहा कि ये सबके लिए ठीक है कि अपनी अपनी जगह करें, लेकिन आखिर जब प्रेशर किसी एक प्रदेश का और वहाँ व्यवस्था नहीं है तो लोग कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। अब दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में आज गुरुग्राम की स्थिति यह है कि एक एक हॉस्पिटल के बाहर
कई संख्या में एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, पेशेंट उसमें बैठे हैं। अब वो कई जगह कहते हैं कि इसको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। एडमिशन का भी उनका एक सिस्टम तो है ना कि जितनी व्यवस्था अंदर ऑक्सीजन की उनके पास है, उससे ज़्यादा अगर लोड उन्होंने दिया तो स्थिति क्या बनेगी, भयंकर हो जाएगी। इसलिए हर एक की लिमिटेशंस को सबको ध्यान रखना है। हाँ, जो जल्दी ठीक होने वाले या एक नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं, जिसको स्टेप डाउन पेशेंट्स कहते हैं, स्टेप डाउन पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके वहाँ से डिस्चार्ज करके उनके घरों में भेजें। या जो हमने कोविड सेंटर्स बनाए हैं, उन कोविड सेंटर्स में उनको सामान्य इलाज के लिए वहाँ ले जाएं। केवल ऑक्सीजन पर रखना है तो वहाँ हम कंसंट्रेटर्स के माध्यम से उनको वहाँ रख सकते हैं। सीरियस पेशेंट्स ही हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये चीज़ काबू में आ जाएगी। देखने में आ रहा है, आपने सरकारी तौर पे तो रेमडेसिविर की उपलब्धता करवा ली अस्पताल में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है पेशेंट्स को। बाजार में रेट जो है ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए रेमडेसिविर के। दूसरा एक आजकल इस्तेमाल हो रही है टोकलीजुमैब करके, वो पहले आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती थी, अब कोरोना में भी हो गई, और वो सर उसका 1.5-2 लाख रुपये रेट हो गया, 25-30 हज़ार रुपये का वो है। राज्य में स्थिति दिल्ली में ठीक है, अब हरियाणा में भी है। इस काला बाजारी जो प्राइवेट क्षेत्र में हो रही है, उसके लिए कोई उपाय, कोई साधन, कोई कदम उठाएं? देखिए, जहाँ तक रेमडेसिविर का है उसमें संख्या में कोई बहुत हमारे पास स्केर्सिटी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सरकारी तौर पर भी हमारे पास 3000 के लगभग आज भी उपलब्ध हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स, और आगे भी हमने ऑर्डर दे रखा 20,000 इंजेक्शन का बहुत जल्दी हमको मिल जाएंगे। उसमें कठिनाई नहीं आ रही। प्राइवेट में कठिनाई ज़रूर आ रही है क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट का अम्बाला से अलग से है। हमने वहाँ भी एक आदमी अपना बैठाया है कि जो हर स्टेट का कोटा प्राइवेट का है वो भी उसी स्टेट में रहे, क्योंकि वो इंटर स्टेट जो व्यापारी लोग हैं वो खरीद करके इधर से उधर करते हैं। उस पर हमने कंट्रोल थोड़ा बनाया है कि प्राइवेट वाली भी उस स्टेट का कोटा कम से कम उसी स्टेट में रहेगा तो कुछ चीज़ें चेक हो जाएंगी, और मैं समझता हूँ उसमें कोई ना कोई लाभ हमको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक रेमडेसिविर का विषय है, एक बात मैं सभी परिवार के लोग या जो पेशेंट्स खुद हैं कि कोरोना के डिटेक्ट होने के 6 या 7 दिन तक ही रेमडेसिविर उपयोगी होता है, उसके बाद उसका उपयोग नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया है। कई बार हम जो 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ, उसके बाद भी रेमडेसिविर की यानी एक डिमांड करते हैं, उसका लाभ नहीं है। उसके बाद ये दूसरा आपने टॉसिली जो बताया है इंजेक्शन, हाँ, वो भी बहुत डॉक्टर्स जो हैं उसको ऐसा मान करके कि यही रामबाण दवा है, उसी को रिकमेंड करने लग गए हैं। अब उसके लिए कोई ना कोई हमें सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। मैंने आज भी कहा है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कि एक बोर्ड बना लें, उस बोर्ड में जो भी कोई रिपोर्ट्स होती हैं पेशेंट की, उस बोर्ड के पास पहुँचे, क्योंकि अभी तो व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत पहुँच जाती हैं, और वो बोर्ड कहे कि हाँ इसको टॉसिली की ज़रूरत है तो उसको टॉसिली उपलब्ध कराई जाए। आज भी हमारे पास 160 टॉसिली ये हमारे पास उपलब्ध हैं। सर उसमें डॉक्टर जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं, टोकलीजुमैब जो है उसका साल्ट भी आ गया डॉक्टर मेडिकल, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि टोकली ही चाहिए, टोकलीजुमैब ही चाहिए। ये बड़े हमारे पंचकूला में भी ऐसा हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज में आता है, और विशेषकर उन पेशेंट्स को आते हैं तो लंग्स और हार्ट दोनों। नहीं, वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के सेम बेसिकली जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है और कोरोना हो गया उसमें यूज होता है। वो बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दें सर कि सेम सॉल्ट का इंजेक्शन आ रहा है। जारी हो रही है। आज स्वास्थ्य विभाग इस पर सोच रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि हमने भी कहा है कि इसका कोई ना कोई एक सिस्टम बनाए, क्योंकि ओपन फॉर ऑल अगर रहेगा और वहाँ उपलब्धता नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ टॉसिली जो है सिप्ला के माध्यम से विदेश से आती है, यहाँ तो बनती नहीं है और उनकी लिमिट्स सिप्ला की है अपनी बनी, उनको उपलब्ध नहीं होती है। उपलब्ध होने के बाद तो कठिनाई नहीं, लेकिन अभी जितनी उपलब्ध हो रही है उसका स्टेट वाइज एक कोटा है, तो हमको 160 का कोटा मिला हुआ है, और वो सरकारी अस्पताल में तो कम से कम उसका दुरुपयोग जो हम रोक देंगे। लेकिन बाहर भी केवल पैसों के कारण से उसकी बिक्री, क्योंकि पेशेंट की इच्छा होती है कि मुझे कोई भी चीज़ कहीं से भी मिल जाए, पेशेंट को पता नहीं होता कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। मेरी जो डॉक्टर फ्रेटरनिटी है उनसे निवेदन है कि जिसकी बहुत आवश्यक है उसी को ला के लगाएं, सबको लगाने की आवश्यकता नहीं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए, कोरोना पर अब क्या स्थिति हरियाणा में बन रही है इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो दवाई लगातार कहा जा रहा है कि कोरोना में कारगर है, उनको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि
कहीं पर भी कमी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि स्टेट में जो दवाएं बन रही हैं उनका सीधा फायदा हरियाणा को मिले, प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।